नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर को समझने जा रहे हैं जिसे हम मिडिल एजेस या पोस्ट क्लासिकल ईरा कहते हैं, जो लगभग 500 से 1500 सीई तक फैला हुआ था। ये समय केवल एक ट्रांजिशन पीरियड नहीं था, बल्कि एक ऐसा युग था जिसने पूरे यूरोप की दिशा बदल दी। जब 476 सीई में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हुआ, तब यूरोप एक मजबूत और संगठित व्यवस्था से निकलकर अस्थिरता और बिखराव की स्थिति में चला गया। पहले जहां एक केंद्रीकृत एडमिनिस्ट्रेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहीं अब छोटे छोटे राज्यों में सत्ता बंट गई। इस कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड लगभग खत्म हो गया। इस समय को अक्सर लोग डार्क एज कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इस युग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। धीरे धीरे नए इंस्टीट्यूशंस जैसे फ्यूडलिज्म, कैथोलिक चर्च और मोनार्कीज विकसित हुए, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। चर्च ने लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह न केवल धार्मिक संस्था थी, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जीवन का केंद्र भी थी। इसी दौर में क्रूसेड्स जैसे बड़े धार्मिक युद्ध हुए, जिन्होंने यूरोप और एशिया के बीच संपर्क बढ़ाया। शहरों का विकास हुआ, ट्रेड गिल्ड्स बने और व्यापार फिर से बढ़ने लगा। हालांकि ये युग पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। ब्लैक डेथ जैसी भयानक महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली और समाज को गहराई से प्रभावित किया। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि मिडिल एजेस केवल अंधकार का समय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा युग था जिसने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। आज की पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और कल्चरल ट्रेडिशंस की जड़ें इसी काल में मिलती हैं। इसलिए इस युग को समझना इतिहास को समझने की कुंजी है। अब हम बात करते हैं अर्ली मिडिल एजेस की, जो 500 से 1000 सीई तक चला। ये समय शुरू होता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद, जब यूरोप में कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं बची थी। इसके परिणामस्वरूप पूरा क्षेत्र कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिन्हें अलग अलग जर्मैनिक ट्राइब्स जैसे फ्रैंक्स, विजिगॉथ्स, ऑस्ट्रिगॉथ्स और एंग्लो सैक्सन्स नियंत्रित करते थे। इस राजनीतिक बिखराव के कारण लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो गया और लोगों के जीवन में असुरक्षा बढ़ गई। इस समय आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। पहले जो व्यापार दूर दूर तक होता था, वो लगभग बंद हो गया। शहरों का महत्व घट गया और लोग गांवों में बसने लगे। लिटरेसी रेट भी गिर गया क्योंकि शिक्षा के केंद्र खत्म हो गए थे। ये समय इसलिए भी कठिन था क्योंकि बार बार बाहरी आक्रमण होते थे। वाइकिंग्स उत्तर से, मैग्यास पूर्व से और मुस्लिम्स दक्षिण से हमला करते थे। इससे समाज में डर और अस्थिरता बनी रहती थी। लेकिन इस कठिन दौर में भी कुछ सकारात्मक विकास हुए। फ्रैंक्स के महान शासक शार्लेमेन ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया जिसे कैरोलिंजियन एम्पायर कहा गया। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन को बढ़ावा दिया और यूरोप को एक बार फिर से संगठित करने की कोशिश की। उनके शासन में कैरोलिंजियन रेनेसांस हुआ, जिसमें सीखने और ज्ञान को पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा मॉनेस्ट्रीज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन धार्मिक केंद्रों में भिक्षु प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित रखते थे, उन्हें कॉपी करते थे और शिक्षा को जीवित रखते थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रसार भी किया, जिससे समाज में एकता आए। धीरे धीरे लोगों ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए स्थानीय व्यवस्थाएं विकसित करनी शुरू की, जिससे आगे चलकर फ्यूडल सिस्टम की नींव पड़ी। इस प्रकार अर्ली मिडिल एजेस एक ऐसा समय था जिसमें कठिनाइयों के बीच धीरे धीरे स्थिरता आई और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ। अब हम समझते हैं फ्यूडलिज्म, जो मध्यकालीन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास न होकर कई स्तरों में बंटी होती थी। इस प्रणाली की नींव लैंड ओनरशिप और म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस पर आधारित थी। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने ऊपर वाले को सेवा देता था और बदले में सुरक्षा प्राप्त करता था। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर राजा होता था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित होती थी क्योंकि वो पूरे क्षेत्र को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए राजा अपने वफादार नोबल्स या लॉर्ड्स को जमीन के बड़े हिस्से देता था, जिन्हें फीफ्स कहा जाता था। बदले में ये लॉर्ड्स राजा को सैन्य सहायता और वफादारी प्रदान करते थे। फिर ये लॉर्ड्स अपने नीचे नाइट्स को जमीन देते थे, जो युद्ध के समय लड़ते थे और शांति के समय लोगों की रक्षा करते थे। इस पूरी व्यवस्था का आधार था नीचे का वर्ग, सर्फ्स या किसान। ये लोग जमीन पर काम करते थे, खेती करते थे और उत्पादन करते थे।
वे स्वतंत्र नहीं होते थे बल्कि अपने लॉर्ड के अधीन होते थे। बदले में उन्हें सुरक्षा और रहने के लिए जमीन मिलती थी। यह एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्सचेंज था जिसमें सेवा के बदले सुरक्षा मिलती थी। क्योंकि उस समय मजबूत केंद्रीय सरकार नहीं थी, इसलिए फ्यूडलिज्म एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन गया। इसने समाज को एक संरचना दी जिसमें हर व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका थी। हालांकि ये प्रणाली पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं थी। किसानों को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ता था और उनके पास बहुत कम अधिकार होते थे। फिर भी ये प्रणाली कई सदियों तक चली और इसने मध्यकालीन यूरोप के समाज, राजनीति और युद्ध प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया। फ्यूडलिज्म ने यह सिखाया कि अस्थिरता के समय में लोग कैसे अपनी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नई प्रणालियां विकसित करते हैं। यही कारण है कि यह प्रणाली इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं मनोरियलिज्म, जो मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक व्यवस्था का आधार था। जहां फ्यूडलिज्म राजनीतिक संबंधों और सत्ता की संरचना को समझाता है, वहीं मनोरियलिज्म हमें ये बताता है कि उस समय लोगों की रोजमर्रा की आर्थिक जिंदगी कैसे चलती थी। इस व्यवस्था का केंद्र होता था मैनर, जो एक प्रकार का बड़ा कृषि क्षेत्र या स्टेट होता था जिस पर एक लॉर्ड का नियंत्रण होता था। यह मैनर पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होता था, यानी यहाँ की जरूरतें यहीं पूरी हो जाती थी और बाहरी व्यापार पर बहुत कम निर्भरता होती थी। इस मैनर के अंदर कई चीजें होती थी: लॉर्ड का घर या किला, किसानों के छोटे छोटे गांव, खेती की जमीन, एक मिल जहां अनाज पीसा जाता था, एक चर्च और कभी कभी जंगल और चरागाह भी होते थे। इस पूरी व्यवस्था में किसान या पेजेंट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि वे ही खेती करते थे, पशुपालन करते थे और उत्पादन करते थे। वे अपने लॉर्ड को टैक्स देते थे, जो अक्सर पैसे में नहीं बल्कि अनाज, फल, सब्जियां या श्रम के रूप में होता था। इस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बहुत कम हो गया था, इसलिए लोग स्थानीय उत्पादन पर ही निर्भर रहते थे। यही कारण था कि मैनर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाई बन गया था। सर्फ्स, जो इस व्यवस्था का हिस्सा थे, टेक्निकली गुलाम नहीं थे, लेकिन वे जमीन से बंधे होते थे। इसका मतलब ये था कि वे बिना अपने लॉर्ड की अनुमति के कहीं और नहीं जा सकते थे। उनका जीवन पूरी तरह से मैनर के अंदर ही सीमित रहता था। हालांकि यह व्यवस्था लोगों को सुरक्षा और स्थिरता देती थी, लेकिन इसमें कई कमियां भी थीं। किसान हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में रहते थे और उनके पास अपने जीवन को बदलने के बहुत कम अवसर होते थे। वे एक तरह से गरीबी और सीमित अवसरों के चक्र में फंसे रहते थे। इस प्रकार मनोरियलिज्म ने मध्यकालीन समाज को एक स्थिर आर्थिक ढांचा दिया, लेकिन साथ ही यह व्यवस्था सामाजिक असमानता और सीमित स्वतंत्रता का कारण भी बनी। ये हमें सिखाता है कि आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था कैथोलिक चर्च की। उस समय जब यूरोप में मजबूत राजा या एकीकृत राज्य नहीं थे, तब चर्च ही वो संस्था थी जो लोगों को दिशा, व्यवस्था और एकता प्रदान करती थी। चर्च केवल एक धार्मिक संस्था नहीं थी, बल्कि यह समाज के हर पहलू, शिक्षा, कानून, राजनीति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती थी। पोप, जो चर्च का प्रमुख होता था, उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। इसका मतलब ये था कि उसकी बात को अंतिम सत्य माना जाता था और यहाँ तक कि राजा भी उसकी शक्ति को चुनौती देने से डरते थे। चर्च के पास इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी व्यक्ति को एक्सकम्युनिकेशन दे सकता था, जिसका अर्थ होता था उसे समाज और धर्म से बाहर कर देना। ये सजा इतनी कठोर थी कि लोग इससे बहुत डरते थे, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें मोक्ष या स्वर्ग नहीं मिलेगा। चर्च ने शिक्षा और ज्ञान को भी संरक्षित किया। मोनास्ट्रीज और क्लर्जी ने प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित रखा, उन्हें कॉपी किया और अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। उन्होंने स्कूल चलाए और लोगों को शिक्षा दी, जिससे लिटरेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसके अलावा चर्च ने सरकार के निर्णयों को भी प्रभावित किया और कई बार राजाओं के साथ मिलकर काम किया। चर्च लोगों के दैनिक जीवन का भी हिस्सा था। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर महत्वपूर्ण घटना में चर्च की भूमिका होती थी, जैसे सैक्रामेंट्स, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान। चर्च ने लोगों को नैतिकता सिखाई और उनके जीवन के नियम तय किए। चर्च के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन और संपत्ति भी थी, जिससे उसकी आर्थिक शक्ति भी बहुत मजबूत हो गई थी। इस कारण वह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली बन गया। हालांकि इतनी शक्ति होने के कारण कई बार चर्च और राजाओं के बीच टकराव भी हुआ। कुछ राजा चर्च के प्रभाव को कम करना चाहते थे, जिससे संघर्ष पैदा हुआ। इस प्रकार कैथोलिक चर्च मध्यकालीन यूरोप में एक यूनिफाइंग फोर्स था, जिसने समाज को जोड़े रखा, लेकिन साथ ही यह शक्ति संघर्ष का कारण भी बना।
अब हम आते हैं मध्यकालीन यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, क्रूसेड्स पर। ये एक श्रृंखला थी रिलीजियस वॉर्स की, जो 1096 से 1291 तक चली। इन युद्धों का मुख्य उद्देश्य था होली लैंड यानी यरूशलेम को मुस्लिम कंट्रोल से वापस लेना। यरूशलेम ईसाइयों के लिए एक पवित्र स्थान था, इसलिए इसे प्राप्त करना उनके लिए धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। इन युद्धों की शुरुआत पोप के आह्वान से हुई, जिन्होंने ईसाइयों से अपील की कि वे इन युद्धों में भाग लें। उन्होंने लोगों से वादा किया कि जो लोग इन युद्धों में भाग लेंगे उन्हें स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे पापों से मुक्ति। इस कारण बहुत सारे नाइट्स, किसान और सामान्य लोग भी इन अभियानों में शामिल हुए। कुछ लोग धार्मिक कारणों से गए, कुछ रोमांच के लिए और कुछ आर्थिक लाभ के लिए। पहला क्रूसेड सबसे सफल रहा, जिसमें ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद के क्रूसेड्स इतने सफल नहीं रहे और अंततः ईसाई उस क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण नहीं रख पाए। हालांकि इन युद्धों का प्रभाव केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, इसके कई लॉन्ग टर्म प्रभाव हुए। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि यूरोप और मध्य पूर्व के बीच ट्रेड रूट्स फिर से खुल गए। इससे व्यापार बढ़ा और यूरोप में आर्थिक विकास शुरू हुआ। इसके अलावा यूरोप के लोगों को नई चीजों के बारे में जानकारी मिली, जैसे मसाले, कपड़े और नई तकनीकें। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ और ज्ञान का विस्तार हुआ। इन युद्धों के कारण फ्यूडल नोबल्स की शक्ति कम हो गई, क्योंकि कई लॉर्ड्स इन युद्धों में मारे गए या कमजोर हो गए। इसके विपरीत मोनार्क्स और व्यापारी वर्ग अधिक शक्तिशाली बन गए। लेकिन क्रूसेड्स का एक नकारात्मक प्रभाव भी था। इससे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच तनाव बढ़ गया, जो आगे आने वाले समय में भी जारी रहा। इस प्रकार क्रूसेड्स केवल धार्मिक युद्ध नहीं थे, बल्कि उन्होंने यूरोप के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे धर्म और राजनीति मिलकर इतिहास को आकार देते हैं। विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं हाई मिडिल एजेस यानी 1000 से 1300 सीई के उस समय को, जब यूरोप में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। पहले जहां लगातार आक्रमण और अस्थिरता थी, अब वहां शांति और विकास का दौर शुरू हुआ। खेती में सुधार हुआ, नई तकनीकों जैसे हैवी प्लाव और 3 फील्ड सिस्टम के कारण उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास अतिरिक्त सामान होने लगा, जिसे वे बेच सकते थे। यही वो बिंदु था जहां से व्यापार का पुनर्जीवन शुरू हुआ। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे छोटे छोटे गांव विकसित होकर नगर बनने लगे। ये नगर व्यापार और कॉमर्स के केंद्र बन गए। व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करके सामान बेचते थे और बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स आयोजित होते थे। धीरे धीरे प्रमुख व्यापारिक मार्गों के किनारे बाजार विकसित हो गए, जहां लोग सामान खरीदते और बेचते थे। अब जब उद्योग और कारीगरी बढ़ने लगी, तो काम करने वाले लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाए, जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता था। ये गिल्ड्स 2 प्रकार के होते थे, क्राफ्ट गिल्ड्स, जिनमें बढ़ई, लोहार, बेकर्स जैसे कारीगर शामिल होते थे, और मर्चेंट गिल्ड्स, जिनमें व्यापारी शामिल होते थे। गिल्ड्स का काम था उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना, कीमत तय करना, नए लोगों को प्रशिक्षण देना और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। गिल्ड्स ने समाज में एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें हर कारीगर को नियमों का पालन करना पड़ता था। इससे न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बनी रही, बल्कि काम करने वालों को सुरक्षा भी मिली। नगरों के विकास ने फ्यूडलिज्म को कमजोर करना शुरू कर दिया। पहले लोग पूरी तरह अपने लॉर्ड्स पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब वे खुद पैसे कमाने लगे। जब लोगों के पास अपनी आय आने लगी, तो उनकी निर्भरता कम हो गई। इसके अलावा कई नगरों को चार्टर्स मिले, जो उन्हें विशेष अधिकार देते थे और उन्हें फ्यूडल ऑब्लिगेशन से मुक्त करते थे। इसका मतलब ये था कि वे अपने नियम खुद बना सकते थे और अपने जीवन को अधिक स्वतंत्रता से जी सकते थे। इसी समय एक नया वर्ग उभरा, मिडिल क्लास या बूर्जुआजी, जिसमें व्यापारी और कुशल कारीगर शामिल थे। यह वर्ग न तो पूरी तरह अमीर था और न ही गरीब, लेकिन इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार नगरों और गिल्ड्स का विकास केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का भी संकेत था। यह आधुनिक आर्थिक प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अब हम इतिहास की एक बहुत ही भयावह घटना के बारे में बात करते हैं, ब्लैक डेथ, जो 1347 से 1351 के बीच यूरोप में फैली। ये मानव इतिहास की सबसे घातक पैंडेमिक मानी जाती है। ये बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग के कारण फैलती थी, जो चूहों और उनके ऊपर रहने वाले फ्लीस के माध्यम से इंसानों तक पहुंचती थी। जब ये बीमारी यूरोप में फैली, तो इसने कुछ ही वर्षों में लगभग 1/3 से आधी आबादी को खत्म कर दिया। गांव के गांव खाली हो गए, शहरों में सन्नाटा छा गया और हर जगह डर और मौत का माहौल बन गया।
लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह बीमारी क्यों फैल रही है और इसे कैसे रोका जाए। इस महामारी का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मर गए तो लेबर शॉर्टेज हो गया। अब काम करने वाले लोग कम थे, इसलिए जो लोग बचे थे उनकी मांग बढ़ गई। इससे किसानों और मजदूरों की स्थिति मजबूत हो गई और उन्होंने बेहतर मजदूरी की मांग करनी शुरू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि फ्यूडलिज्म कमजोर होने लगा, क्योंकि अब सर्फ्स अपने लॉर्ड्स के अधीन रहने के लिए मजबूर नहीं थे। वे बेहतर अवसरों की तलाश में कहीं और जा सकते थे और अधिक स्वतंत्र हो गए। इस महामारी ने व्यापार और नगरों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। ट्रेड रूट्स बाधित हो गए, बाजार बंद हो गए और आर्थिक गतिविधियां रुक गईं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कैथोलिक चर्च पर पड़ा। लोग चर्च से उम्मीद करते थे कि वह इस आपदा को रोक पाएगा, लेकिन जब चर्च असफल रहा तो लोगों का उस पर विश्वास कम हो गया। इससे चर्च की शक्ति और प्रतिष्ठा कमजोर हो गई। सांस्कृतिक रूप से भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कला और साहित्य में मृत्यु, दुख और भय के विषय अधिक दिखाई देने लगे। लोगों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया और वे अधिक गंभीर और चिंतनशील हो गए। ब्लैक डेथ ने पूरे मध्यकालीन समाज को हिलाकर रख दिया। इसने पुराने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को कमजोर किया और नए बदलावों के लिए रास्ता खोला। यही कारण है कि इतिहासकार मानते हैं कि यह महामारी रेनेसांस के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी, क्योंकि इसके बाद समाज में नए विचार, नई सोच और नए अवसर पैदा हुए। इस प्रकार ब्लैक डेथ केवल एक बीमारी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे यूरोप के इतिहास की दिशा बदल दी। अब हम आते हैं लेट मिडिल एजेस यानी 1300 से 1500 सीई के उस महत्वपूर्ण समय पर, जब यूरोप एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। यह वो समय था जब धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स का उदय होने लगा और शक्तिशाली राजतंत्र मजबूत होने लगे। पहले जहां सत्ता छोटे छोटे लॉर्ड्स और फ्यूडल सिस्टम में बंटी हुई थी, अब राजा अपनी शक्ति को केंद्रित करने लगे। फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसे देशों में राजाओं ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने मजबूत ब्यूरोक्रेसी बनाई, जिसमें अधिकारी प्रशासन चलाते थे और कानून लागू करते थे। इसके अलावा उन्होंने प्रोफेशनल आर्मीज तैयार की, जो केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि स्थायी रूप से मौजूद रहती थी। इससे राजा को अपने नोबल्स पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो गई। राजाओं ने टैक्सेशन सिस्टम को भी मजबूत किया, जिससे उन्हें स्थायी आय मिलने लगी। इस धन का उपयोग उन्होंने सेना और प्रशासन को मजबूत करने में किया। इस तरह धीरे धीरे राजा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और स्थानीय लॉर्ड्स की शक्ति कम होने लगी। इस समय 100 Years वॉर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जैसे बड़े युद्ध भी हुए, जिन्होंने राजाओं की शक्ति को और बढ़ाया। इन युद्धों के दौरान लोगों की वफादारी अपने स्थानीय लॉर्ड से हटकर अपने देश और राजा की ओर जाने लगी। इससे नेशनल आइडेंटिटी की भावना भी विकसित हुई। इसके अलावा फ्यूडलिज्म का पतन, नगरों का विकास और कैथोलिक चर्च की कमजोर होती शक्ति, इन सभी ने मिलकर नए नेशन स्टेट्स के उदय को संभव बनाया। अब समाज में केवल धार्मिक या सामंती पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी। इस समय केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास भी हुआ। व्यापार बढ़ा, नए विचार उभरे और ह्यूमनिज्म जैसी सोच ने जन्म लिया, जिसमें मनुष्य और उसकी क्षमताओं को महत्व दिया गया। ये सभी परिवर्तन मिलकर एक नई दिशा की ओर संकेत कर रहे थे, यानी रेनेसांस की शुरुआत। यह वो समय था जब यूरोप धीरे धीरे आधुनिक समाज की ओर बढ़ रहा था। इस प्रकार लेट मिडिल एजेस एक ऐसा दौर था जिसमें पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थीं और नई शक्तिशाली व्यवस्थाएं जन्म ले रही थीं, जिसने यूरोप के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम पूरे मिडिल एजेस यानी 500 से 1500 सीई के इस लंबे काल को देखें, तो यह एक गहरे परिवर्तन का समय था। रोमन एम्पायर के पतन के बाद जहां शुरुआत में अराजकता और अस्थिरता थी, वहीं धीरे धीरे नई व्यवस्थाएं विकसित हुई। फ्यूडलिज्म और मनोरियलिज्म ने समाज और अर्थव्यवस्था को एक ढांचा दिया, जबकि कैथोलिक चर्च ने पूरे यूरोप को एकता में बांधने का काम किया। क्रूसेड्स ने यूरोप को बाहरी दुनिया से जोड़ा, नगरों और गिल्ड्स के विकास ने आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया और ब्लैक डेथ ने समाज को गहराई से बदल दिया। अंत में जब शक्तिशाली मोनार्कीज उभरी और बौद्धिक जीवन फिर से जीवित हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया कि यूरोप एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मिडिल एजेस को केवल एक अंधकार में युग कहना गलत होगा। ये वास्तव में एक डायनामिक ब्रिज था, जिसने प्राचीन और आधुनिक दुनिया के बीच कड़ी का काम किया। यही वो समय था जिसने रेनेसांस, नेशन स्टेट्स के उदय और आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की नींव रखी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है।
चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।